दोस्तों कभी कभी इंसान अपनी जिस्मानी भूख अपने जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ इस हद तक गिर जाता है कि जिसकी वजह से उसको एक ऐसे विपदा का सामना करना पड़ता है जिसका अंदाज़ा उसने शायद ही पहले कभी लगाया हो। दोस्तों कभी कभी इंसान गलत रास्तों पर चलने की वजह से ऐसी मुसीबत में फंस जाता है कि जिसका हर्जाना उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। आज की कहानी के अंदर एक कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद में पुलिस तक बात पहुंचती है और पुलिस महज 4 घंटे के अंदर ही इस पूरे केस का खुलासा कर देती है। लेकिन यकीनन दोस्तों पुलिस जब कातिल को पकड़कर लोगों के सामने लेके आती है तो लोग वाकई हैरान होते हैं कि आखिरकार कातिल ये व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद में जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो उसके बाद में वो कत्ल करने के पीछे जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद में लोग 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति गलत था लेकिन इसको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं सीधा आज की इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों बात करूं अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से, और इसी राजस्थान के अंदर एक ज़िला लगता है अलवर ज़िला, और इसी अलवर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है मुंडवारा थाना। और ये जो मुंडवारा थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है तिन रुड़की गांव। और ये जो तिन रुड़की गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया हैं जिनका नाम राम सिंह है। राम सिंह जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है। राम सिंह जिनका एक बेटा भी है जिनका नाम प्रदीप यादव है, और राम सिंह यादव के परिवार में प्रदीप यादव की पत्नी भी है। अब ये जो पूरा परिवार है ये बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताता है। हालांकि परिवार के पास में उतने पैसे, उतनी ज़्यादा अमीरी नहीं है, लेकिन दोनों बाप बेटे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। साथ के साथ इनकी थोड़ी बहुत खेती किसानी है, उस खेती किसानी को भी करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि इस पूरे परिवार का जो भरण पोषण होता है ये बहुत अच्छे से चल रहा था। सारे ही परिवार में खुशियाँ थी, सब कुछ ठीक था। अब एक परिवार जो बहुत ज़्यादा खुश है उसको पता ही नहीं है कि आगे इस परिवार के ऊपर कौन सा ग्रहण लगने वाला है, और इस परिवार के साथ भी ऐसा ही होता है। दरअसल एक तारीख आ जाती है 13 अगस्त साल 2025, और इसी 13 अगस्त साल 2025 को जो राम सिंह थे शाम का खाना खाकर अपनी छत पर जाकर सोए थे। अब जो बेटा था और जो बहू थी ये नीचे लोग सोए हुए थे। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, राम सिंह की जो बेटे की पत्नी होती है वो छत पर अपने ससुर को उठाने के लिए पहुंचती है कि चलो नाश्ता कर लीजिए। लेकिन जैसे ही ये छत के ऊपर पहुंचती है तो छत के ऊपर जब ये जाती है तो वहाँ का जो दृश्य होता है वो डरा देने वाला होता है। दरअसल जो राम सिंह थे ये अपनी ही चारपाई यानी अपनी ही खटिया के ऊपर लहूलुहान पड़े हुए थे, और किसी ने इनके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार कर इनकी हत्या कर दी थी। अब जैसे ही इस तरीके का दृश्य ये राम सिंह की बहू देखती है, यानी उनके बेटे प्रदीप यादव की पत्नी देखती है, वो तो चीखने लग जाती है। अब इस महिला की चीखने की, इसके चिल्लाने की आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, वो भी तुरंत उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोग उस घर के अंदर उस छत पर जाकर राम सिंह की हालत देखते हैं तो लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। वहीं से कोई व्यक्ति जो होता है सीधा मुंडवारा पुलिस थाने में कॉल कर देता है। अब पुलिस की टीम को जब ये सूचना मिलती है तिन रुड़की गांव के अंदर इस तरीके से रात के अंदर एक घर के अंदर घुसकर किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया, लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद में वहां पर जो डेड बॉडी थी उसको अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी। देखने से ही प्रतीत हो चुका था कि किसी भारी भरकम चीज़ से इसके सर पर कई सारे प्रहार कर इसकी हत्या की गई है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी उस महिला यानी जो उनके बेटे प्रदीप यादव की पत्नी थी उससे पूछताछ करती है, उसके बयान दर्ज कराती है, साथ के साथ आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है, पता करती है कि इनके घर में कौन कौन है। तो पता चलता है कि राम सिंह यादव के परिवार में उनका एक बेटा भी है जिसका नाम प्रदीप यादव है। अब पुलिस पता करती है कि प्रदीप यादव कहाँ है।
अब जैसे ही पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति प्रदीप यादव कहाँ है, तो पता चलता है कि प्रदीप यादव तो घर पे ही नहीं है। फिर ये पता किया जाता है कि रात प्रदीप यादव यहाँ पे था, तो पता चलता है कि रात यहाँ पर थे। अब एक घर के अंदर एक व्यक्ति मौजूद था, उसी घर के अंदर एक कत्ल होता है। पूरे गांव के अंदर सूचना भिजवा दी जाती है, पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था, लेकिन जो प्रदीप यादव था, राम सिंह यादव का बेटा, उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब ये बात बड़ी हैरानी वाली भी थी कि एक घर के अंदर एक कत्ल हो चुका है, किसी के पिता का कत्ल हो चुका है, उसके बेटे को खबर ही नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि प्रदीप यादव इस कत्ल के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, क्योंकि पुलिस को प्रदीप यादव के ऊपर शक हो चुका था। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस प्रदीप यादव के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि प्रदीप यादव की जो लोकेशन है ये बगल वाले गांव की ही है। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम थी वो तुरंत उस गांव में पहुंचती है। इससे पहले कि प्रदीप यादव वहां से भाग पाता, फरार हो पाता, उससे पहले ही जो पुलिस होती है प्रदीप यादव को उठा लेती है। अब इसको उठाने के बाद में सीधा सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब एक बेटा है, उसके पिता का कत्ल हो चुका है। सबसे पहले उसे पूछा जाता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता के कत्ल के बारे में कुछ पता है? तो प्रदीप यादव कहता है कि नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर पुलिस ये पूछती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं थे, उस गांव के अंदर क्या कर रहे थे? तो ये बताता है कि महज कुछ काम से गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी बातों में, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस इसके ऊपर अब सख्ती दिखाती है। लेकिन पुलिस सख्ती तो दिखाती है, लेकिन उसके बाद में प्रदीप यादव अपना मुंह जो खोलता है और जो कहानी सुनाता है, शायद उस बात का अंदाज़ा तो पुलिस वालों को भी नहीं था। दरअसल प्रदीप यादव कहता है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे पिता, हमारा जो पूरा परिवार था, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जब वो घर आता है, किसी काम से गया हुआ था, तो देखता क्या है कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। बताकर यह गया था कि शाम तक लौट के आऊँगा, लेकिन जो काम था वो दोपहर में ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए दोपहर को ही लौट आता है। लेकिन जब ये लौट के आता है, घर का दरवाज़ा खुला पाता है। जैसे ही घर के अंदर पहुँचता है, तो इसकी जो पत्नी वाला रूम था, यानी इसका ही खुद का रूम, उस रूम से अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। अब इसको ऐसा आभास होता है कि कमरे के अंदर कुछ गलत चल रहा है, इसलिए ये उस विंडो से झांकने की कोशिश करता है जो कमरे के अंदर लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये झांकता तो उस विंडो के अंदर ज़रूर है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा इसे बिल्कुल भी नहीं था कि इस विंडो के पार, यानी उसके ही कमरे के अंदर, ये सब कुछ चल रहा होगा। दरअसल ये देखता है कि उस कमरे के अंदर उसी के बेड के ऊपर उसकी पत्नी और उसके ही पिता दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। अब ज़रा सोचिए कि बेटा ये देख ले कि उसके ही पिता उसकी ही पत्नी के साथ में इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं, तो उसको दिल के ऊपर क्या बीतेगी। ये बातें प्रदीप यादव को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती हैं। लिहाजा प्रदीप यादव इस बारे में ना अपनी पत्नी से बात करता है और ना अपने पिता से बात करता है। ये दबे पांव पीछे लौट जाता है। अब उसके बाद मन ही मन में ये परेशान होने लगता है कि क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ कैसे हो गया। यही सारी चीज़ें सोच सोच कर प्रदीप यादव इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा था कि अब वो फैसला करता है कि उसका जो पिता है, उसको इस दुनिया में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए ये एक दिन पहले ही अपना मुंडन कराता है। एक बेटा जो अपने पिता के लिए कर सकता था, वो सारे ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां, सारी चीज़ें करता है। और उसके बाद में 13 अगस्त साल 2025 को जब ये देर रात घर लौट के आता है, पता चलता है कि पिताजी छत पर सोए हुए हैं। उसके बाद में बिजली के तार में लगने वाली एक डिस्क होती है, उस डिस्क को अपने हाथ में लेता है और पहुंच जाता है छत के ऊपर। अब पिता बेभरम सो रहा है, उसको तो पता नहीं है कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। इतनी ही देर में उसके सर के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार प्रहार होता है। प्रहार इतना ज़्यादा ज़ोरदार था कि जो राम सिंह यादव थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब वो कुछ सोच पाते, समझ पाते, इससे पहले ही दूसरा और वार होता है, फिर तीसरा और वार होता है, चौथा और वार होता है। एक एक कर कई सारे वार जो प्रदीप यादव था अपने पिता राम सिंह यादव के सर पे करता है और यही कहता है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। जो राम सिंह यादव होते हैं वो वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद में जो प्रदीप यादव होता है वहाँ से फरार हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि हाँ, अवैध संबंधों को लेकर कई बार इस घर के अंदर से झगड़े की आवाज़ें आई थी और कई बार कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हाँ, ये बात सच है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर राम सिंह यादव ने तो गलत ही किया था, लेकिन प्रदीप यादव को कानून हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए था। प्रदीप यादव, जिसको कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको उसके किए की सज़ा मिली,
लेकिन मैं कहूँगा कि प्रदीप यादव को उसको सज़ा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस ने प्रदीप यादव से जब पूछताछ की तो प्रदीप यादव ने कहा कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उसने अपने पिता को बस उसके किए की सज़ा दी है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं? क्या इस पिता के साथ में जो हुआ क्या वो सही हुआ, और क्या प्रदीप यादव को कानून हाथ में लेना चाहिए था? आप लोग कमेंट्स कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, इसमें शर्मन पालश हैं और ये लिखते हैं, नमस्ते भैया, मैं हमेशा आपकी स्टोरी सोते समय सुनता हूँ, इसलिए कमेंट्स करने में नहीं आता है। बिग फैन सर जी। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सचिन चौधरी जी एक प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है भाई। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। अमित पटेल हैं, लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया कहानी है भैया अमित कुमार जी। तो अमित कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। हसीबुल अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई। हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में पीके शर्मा है, लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई। तो पीके शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में श्याम कुशवाहा है, लिखते हैं, बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई भाई आपने। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। खान अकील है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में मेहमान करके आइडिया लिखते हैं, सर आपकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कहानी बहुत अच्छी है भाई। तो मेरे भाई शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया जी हमेशा की तरह प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, गुड स्टोरी। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। अमित पुरियो करके आईडी है, अमित पुरी ऑफिशियल, लिखते हैं, आकाश में बादल का वैसे भी बहुत योगदान होता है। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। नमस्कार सर जी, नाइस स्टोरी। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मलिक साहब, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर और कातिल बेखौफ घटना को अंजाम देते हैं। ज़मानत याचिका दायर करके ज़मानत पर छूट जाते हैं और समाज में शेर की ज़िंदगी जीने लगते हैं। बालेंदु वाजपेयी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो बालेंदु वाजपेयी जी आपने अपना व्यू रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी और समय बहुत ख़राब चल रहा है। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। सिविल खास नहीं सिवाल खास था नाम। तो लाइक अब्बास जी, मेरी गलती को सुधारने के लिए, मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया जी नमस्कार बोलते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। सुन त्यागी हैं, लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुन त्यागी शाहनपुर शहर से, बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान, और इंतज़ार करते हैं कि कल आप बिना बताए गायब हुए। मुस्कान क्राइम की मास्टर माइंड बन गई। तो राधेश्याम शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। ए चौधरी हैं, लिखते हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, गुरु भी मान लिए एक अपराध को। जी बहुत सही बात कही आपने। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, भाई गलत बात होती है वो औरत जो अपने पति के रहते हुए भी नाजायज़ रिश्ते बनाती है। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया। और अगला कमेंट्स दिनेश कुमार जी का है। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।